नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नदी की उफनती धारा में बस के फंसने का मामला सामने आया है। बिजनौर के भागुबाला की कोटवाली नदी के पानी की भी बारिश के बाद काफी बढ़ गया। वहां नदी को उफान पर बढ़ते हुए नजीबाबाद से हरिद्वार जा रही बस के चालक ने नदी को पार करने का निर्णय लिया। हालांकि रूपड़िया डिपो की बस पानी के तेज बहाव में फंस गई। अब हरिद्वार जा रही रूपड़िया डिपो की बस की कोटावली नदी में फंसने का विजुअल भी सामने आया है। बस बैठे यात्रियों को रेस्क्यू करना पड़ा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये बस पानी के जल बहाव में फंस गई, जिसके चलते प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू करके एक एक करके जेसीबी की मदद से निकाला गया है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। ये बिजनौर का मामला है, जहां पर जल भराव की तेज बहाव के बीच एक बस फंस गई और इस बस में करीब 40 यात्री उस दौरान मौजूद थे, जिसे जेसीबी की मदद से एक एक करके रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन इस दौरान यात्रियों के जान फलक पे अटक गई थी, क्योंकि इस दौरान पानी का जो बहाव था बहुत ज्यादा तेज था। तो प्रशासन की मदद से, जेसीबी की मदद से यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। एक एक करके जेसीबी की मदद से इन यात्रियों को बाहर निकाला गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये बस जल बहाव की वजह से पानी में फंस गई थी। तस्वीरें में देख सकते हैं आप, बस के ऊपर तो यात्री मौजूद हैं। ये पानी का बहाव इतना तेज था कि बस वहां पे फंस गई, जिसके चलते प्रशासन की मौजूदगी में ये तस्वीरें सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये किसकी लापरवाही है, कि ड्राइवर को जानकारी थी कि पानी नदी का बहाव तेज है, उसके बावजूद भी यात्रियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया। तो आखिरकार ये सवाल बहुत हो जाते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये किसकी लापरवाही है। क्या ड्राइवर को जानकारी नहीं थी कि पानी का जल स्तर बढ़ सकता है? तो बहुत सारे तमाम इस तस्वीरों के सामने से निकल के सामने आते हैं कि आखिरकार ये किसकी लापरवाही है। इतनी बड़ी नदी का जलस्तर बढ़ गया तो इसकी जानकारी क्या बस ड्राइवर को नहीं थी? तो तस्वीरें हम आपको साथ साझा कर रहे हैं कि यात्रियों को 40 यात्री इस दौरान बस में मौजूद थे, जिसे प्रशासन की मदद से जी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज आपको दिखाई दे रहा है। तो आखिरकार ये किसकी लापरवाही? ड्राइवर को पता होने के बावजूद भी इस तरह की लापरवाही बढ़ती गई, ये बहुत बड़े सवाल आखिरकार खड़ा होता है। तो वहीं इसका रोज ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जहीर अहमद बिजनौर से लाइव जुड़ चुके हैं। जहीर अहमद, ये नदी का तांडव देखने को मिला, आखिरकार लोगों को कैसे बाहर रेस्क्यू किया गया? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर भागोवाला इलाके में कोटावाला नदी बहती है। नदी बरसाती है और बरसात के मौसम में जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो उसमें तेज तूफान आ जाता है। लगभग 3 साल पहले नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था, जो 20 साल पहले बनाया गया था। 3 साल पहले उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके चलते बड़े ट्रैफिक को नीचे से निकाला जाता है, जिसके बड़े जो छोटे वाहन है उनको पुल के ऊपर से गुजारा जाता है। आज जो है पानी का अचानक से तेज बहाव आ गया, जिसके अंदर रुपड़िया की डिपो की एक बस थी, जो नजीबाबाद से हरिद्वार जा रही थी। और जैसे ही बस बीच नदी में पहुंची, तभी एक गड्ढे के अंदर जाकर के बस हल्का सा फंस गई और उसके अंदर पानी का तेज बहाव आ गया। जो बस के अंदर 40 यात्री मौजूद थे, उसमें चीख पुकार मच गई और शोर मचाना शुरू किया। आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम मंडावली थाना अध्यक्ष और सीओ नजीबाबाद मौके पर पहुंचे। क्रेन को मंगवाया गया, रस्सी डाल करके क्रेन से बस को रोका गया कि वो आगे ना बढ़े, और साथ ही क्रेन, जेसीबी और पोकलेन मशीन बुलाई गई, जिससे एक 2-2 4-4 कर करके जो बस के अंदर यात्री थे उनको खिड़की से निकाल करके रेस्क्यू करके सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल यात्री तो सभी बच गए हैं और बस को जो है निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और देखने वाली इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही इसमें ड्राइवर की है या पुलिस की है। ड्राइवर की लापरवाही तो बिल्कुल मानी जाएगी कि पानी अगर तेज था तो ड्राइवर को गाड़ी अंदर नहीं ले जानी थी। लेकिन ये जो नदी है, इसमें नदी में जब भी तेज बहाव आता है तो पुलिस ट्रैफिक को रोक देती है और बैरिकेड करके रोड को बंद कर देती है। आज ऐसा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। जी
ज़हीर, सबसे बड़ा सवाल ये भी निकलकर सामने आता है कि नदी को पार करने की इजाजत कैसे मिली, क्योंकि ये सरकारी बस है और यहाँ इसको पहले भी अलर्ट किया गया होगा कि जल स्तर नदी का कभी भी बढ़ सकता है, तो इसको लेकर जानकारी दी गई थी। उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही बहुत बड़े सवाल खड़ा करती है कि 40 लोगों की जिंदगी की सवाल है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये वो कोटा वाली नदी है, उसका रट्टा है जहां पर अक्सर वाहन बह जाते हैं। और अगर 20 साल, लगभग 22 साल पहले की बात की जाए तो पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, उनके परिजन यहाँ से जा रहे थे, पूरी गाड़ी यहाँ पर बह गई थी, कई लोगों की मौत इसमें हो गई थी, साथ ही हर साल इसमें कहीं ना कहीं हादसे होते थे। उसके बाद ये पूरे हरिद्वार से लेकर के मंडाली तक रफ्ते के ऊपर पुल बनवा दिए गए, आवागमन जो है पुल को ऊपर से उगाया गया। अब क्योंकि पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त था, इस वजह से वाहन नीचे से होकर के जा रहे थे। जैसे ही पानी पड़ता था, पुलिस बैरिकेड करके रोड को ब्लॉक कर देती थी और वाहन नहीं गुजार जाते थे। अभी पूरा कांवड़ का महीना भी चल रहा है, इससे पहले कांवड़ यात्री भी इधर से गुजरे थे, कई बार बसें पहले यहाँ पर फंसी है, तो पुलिस की ड्यूटी हमेशा वहाँ पर मौजूद रहती है। कोई भी अगर पानी नदी में बढ़ता है, जैसे ही पहाड़ों में बारिश होती है तो कोटा वाली नदी उफान पर आ जाती है और रोड को फौरन बंद कर दिया जाता है। आज ऐसा नहीं हुआ, बस किस तरीके से अंदर गई, ये अभी कोई भी पुलिस का अधिकारी इसमें कुछ खुल के बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल जांच का विषय जरूर है, इसमें ड्राइवर की लापरवाही तो साफ साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भी इस पर लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि रोड को बंद नहीं किया गया था। जी ज़हीर, सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि लगातार पहाड़ों से पानी जब नीचे आ रहा है, बाढ़ के चलते कई इलाकों में बाढ़ की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जल स्तर का कहीं कहीं नदियों में जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं उसके बावजूद भी लगातार जब प्रशासन ने इस तरह से अलर्ट जारी किया हुआ है, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, तो बहुत बड़े सवाल खड़े करते कि आखिरकार ये इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सख्त बाढ़ को लेकर के हर जगह यहाँ पर चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बिजनौर एसपी ने भी जहाँ से नदी और जो नाली जो बहते हो पानी है, जहाँ रोड में पानी आ जाता है, उन सबको और पुलिस की ड्यूटी लगाई है कि कहीं भी कोई भी यात्री या कोई वाहन रात में या दिन में नदी को पार ना करे। ऐसा ही मामला अभी एक हफ्ता पहले नगीना थाना क्षेत्र में हुआ था, जहाँ पर टोल बचाने के चक्कर में एक गरीब व्यक्ति अपना मैजिक लेकर के अपने परिवार को नदी से होकर के गुजर रहा था और पूरा मैजिक नदी में समा गया। 4 लोगों की इसमें मौत हो गई थी और साथ ही आज फिर इतना बड़ा हादसा होते होते बचा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो एसपी हैं नीरज कुमार यादव, उन्होंने सबसे निर्देश दे रखे हैं कि हर जगह ड्यूटी लगाई जाए। अब वो पुलिसकर्मी कौन मौजूद थे, उन्होंने गाड़ी को कैसे इजाजत दी, ये जांच का विषय है। फिलहाल कहीं ना कहीं ड्राइवर की भी लापरवाही जरूर देखने को मिली कि पानी का जब तेज रफ्तार वहां दिखाई दे रही थी, उसके बाद वो कैसे गाड़ी ले गया। लेकिन जो हमारे कंडक्टर है, कंडक्टर से हमारी बातों से कहना था कि पानी का रफ्तार कम था और वाहन भी चल रहे थे। हम भी बीच में गए, अचानक से गड्ढा आ गया, गाड़ी में बीच में जैसे नदी में पहुंचे और गाड़ी वहां पर फंस गई, पानी का रफ्तार तेज हो गई। तो वो कहीं ना कहीं अपनी सफाई जरूर दे रहा है, लेकिन लापरवाही जरूर इसमें देखने को मिल रही है। जी ज़हीर, आपने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही से की वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, तो ये प्रशासन ने अभी तक ड्राइवर पर क्या एक्शन लिया है? देखिए, प्रशासन की अगर बात की जाए, पुलिस की अगर बात की जाए, तो पहली प्राथमिकता ये थी कि जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाला जाए, जो बस फंसी है उसको निकाला जाए और वो सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। तो यात्री थे वो हरिद्वार जा रहे थे, क्योंकि कांवड़ का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो हरिद्वार में जो है यात्रा उत्तर प्रदेश का जो पहला जिला है बिजनौर, जब बॉर्डर पड़ता है, हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पर यात्री जाते हैं। तो पहले प्रशासन ने उनको निकाल के सुरक्षित स्थान पर उनका अपने गंतव्य तक रवाना कर दिया है। अब जांच की अगर बात की जाए तो इसमें रोडवेज की तरफ से या पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती, क्योंकि अभी तक किसी भी बड़े अफसर का कोई बयान इससे सामने नहीं आया है। जी ज़हीर, ड्राइवर की लापरवाही से वजह से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि सभी को जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिजनौर में ये बस जलबहाव में फंस गई, जिसके चलते रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उधर राजस्थान की सियासत में शुक्रवार को बड़ा सियासी घटनाक्रम घटा। महिला की सुरक्षा को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले राज्य के मंत्री राजीव गुड़ा को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। वह गहलोत सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री थे। अकेले कल का ही बयान नहीं था जब गुड़ा ने अपनी सरकार पर हमला बोला हो, इससे पहले भी कई बार उनके निशाने पर गहलोत सरकार रही है। वही शनिवार को उन्होंने कहा कि मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें या फिर जेल में डाल दें, मैं जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा। मैं मंत्रिमंडल की बैठक में बोलता रहा हूं। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। अपनी सरकार पर सवाल नपे मंत्री में उन्होंने कहा है जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा।
ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से ही चर्चा करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्य मुद्दा है महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट। मुझे आपको बताऊं, मुझे बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। कभी भी एक दिन भी सरकार की बढ़ाई नहीं, मैं बोलता रहा हूं, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूं, मैं विधानसभा में बोल रहा हूं, उसका खामियाजा भी उन्हें भुगता है। लेकिन मैं जब तक मेरे अंदर मेरे दिल धड़केगा मैं बोलूंगा, मेरा सांस चलेगा तब तक बोलूंगा। तो घटना के बाद आती है, लिपापोती कर देती है, डेड बॉडी दे देंगे, हम उसको जला देंगे। आज हमने कानून बना दिया विधानसभा में, शर्म नहीं आती? जो आक्रोश के अंदर ये लोग यदि दाह संस्कार आक्रोश में नहीं कर पाए कि साहब हमें न्याय नहीं मिला, इनको 5 साल की सजा कर दोगे, कोई इनके पास बैठ नहीं पाएगा, कोई आदमी विरोध नहीं कर सकता, कोई किसी को मार दे कुछ बोल नहीं सकता। आज आप किसी बात को प्रोटेस्ट कैसे कानून बना रहे हैं? कानून तो जो आपके पास उनके खिलाफ काम करना चाहिए था। आज ये लोग, ये सारे के सारे लोगों के खिलाफ ऐसा कानून बना दिया विधानसभा में, ये सारे लोग जेल में जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बिजनौर दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी पहले नदी किनारे कल फिर वृक्ष पौधा लगाया, जिसके बाद सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने राजनीति और सरकार की उपलब्धियों पर कोई बात नहीं की, उन्होंने केवल विकास पर ही फोकस रखा। 2023 के वृक्षारोपण महाअभियान को मां गंगा के ही आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं वन मंत्री जी को, यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को और वन विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था आज पूरे प्रदेश भर में कर रखी है और व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज प्रदेश भर में चल रहा है। महात्मा विदुर की इस पावन धरा को नमन करते हुए आज वृक्षारोपण महाअभियान के लिए मुझे मां गंगा के तट पर महात्मा विदुर की पावन साधना स्थली पर आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए मां गंगा से आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इस बिजनौर की धरती से वृक्षारोपण 2023 की हृदय से बधाई देता हूं और आज उत्तर प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ अपनी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7वें रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के बैंकिंग सेक्टर पर जान के साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। ये सुनाते हैं आपको। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्र हित पर हावी होता है तब कैसी बर्बादी होती है, कैसा विनाश होता है। देश में कई उदाहरण हैं। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है। ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन,
दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना, ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। भारत का मजबूत बैंकिंग सिस्टम और बैंक के प्रत्येक कर्मचारी, उनका काम पिछले 9 साल में सरकार के विजन के अनुकूल जो उन्होंने काम किया है, वो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। बैंक में काम करने वाले सभी मेरे कर्मचारी भाई बहनों ने इतनी मेहनत की, संकट में से बैंकों को बाहर लाए, देश के अर्थतंत्र विकास में अग्रसर होकर के भूमिका निभाई। मौसम की बदलती मिजाज के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। अचानक से हो रही बारिश और उसके बाद से तेज धूप के चलते मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बता दें, लखनऊ के अधिकतर अस्पतालों में मरीजों का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी मरीजों की लंबी लाइनें देखी गई हैं। वहीं केएचबीयू में भी पेट दर्द, उल्टी, सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों का ग्राफ बढ़ता हुआ देखा गया है। सुपरिटेंडेंट सुमित कुमार महाराज ने बताया कि मौसम के बदलाव के चलते लगभग 1000 से 1500 मरीज प्रतिदिन देखे जा रहे हैं। लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के चलते कह सकते हैं कि मौसम का जो सितम है देखा जा सकता है। कभी बारिश होती है तो कभी कड़ाके की गर्मी बढ़ जाती है। और लखनऊ में अधिकतर अस्पतालों की अगर हम बात करें तो लंबी लंबी कतारें जो है देखी जाती, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुमित महाराज जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जो मरीजों का ग्राफ है वो लगभग कितना हुआ है, कितने पेशेंट जो है, पूरा अगर बात करें हम पेशेंट के बारे में तो लगभग कितने पेशेंट इस समय आ रहे होंगे और क्या इससे इफेक्ट पड़ रहा है जब गर्मी और एकदम से बारिश का? पिछले 4-5 दिनों में अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई है और पहले जहां 700-800 के आसपास थे, अब 1000 से 1500 के आसपास मरीज आ रहे हैं प्रतिदिन ओपीडी में। और इस बदलते हुए मौसम के हिसाब से बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। इस टेम्परेचर चेंजेस की वजह से इस समय कई बीमारियां होने लगी, खास करके सर्दी, खांसी, बुखार और पेट की समस्याओं से ग्रसित लोग आ रहे हैं। साथ में त्वचा पे खुजली, स्किन डिजीजेस भी बढ़ गई हैं और ये खुजली लेकर के भी लोग आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो पेशेंट हैं उनमें किस तरीके के पेशेंट ज़्यादा देखे जा रहे हैं, कैसे पेशेंट हैं, कैसे इन चीज़ों से लोग बच सकते हैं? देखिए, मेनली इस समय जब तापमान का परिवर्तन बार बार होता है, टेम्परेचर चेंजेस जब होते हैं, तो उस समय हमें कुछ चीज़ों से बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। खास करके ये इस समय जो बीमारियां फैलती हैं, एक तो दूषित पानी की वजह से और दूसरा बासी भोजन की वजह से। अगर हम कहीं कुछ बासी खाना खा लें या कहीं से दूषित पानी पी लें तो उससे ही जल जनित बीमारियां बहुत ज़्यादा इस समय होती हैं। और गर्मी की वजह से जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो स्ट्रोक होने की भी संभावना रहती है। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले तो पानी, साफ पानी पीना होगा। आरओ का पानी पिए, ना हो तो उबाल करके पानी ठंडा करके पिएं। उसके अलावा बासी भोजन का एकदम इस्तेमाल न करें। ताज़ा भोजन, इतना ही भोजन बनाएं कि जितना खत्म हो जाए। बासी कटे हुए फलों का इस्तेमाल न करें। खुले में रखे हुए बाहर बिकने वाले खाने वाले चीज़ों का इस्तेमाल न करें। उसके अलावा जब भी हम गर्मी में निकलें तो पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिएं और सर ढक करके चलें। पूरे वहाँ के कपड़े पहने और इस तरह से बचाव। अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। जैसा कि साफ कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। अगर हम लखनऊ की बात कर लेते हैं, लखनऊ में लगभग 4 बड़े अस्पताल हैं। उन सभी जितने भी अस्पताल हैं, हर जगह पर लंबी लंबी कतारें देखी गई, लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। लगातार जो पेशेंट हैं हर डॉक्टर के पास मौजूद हैं। हर जगह पर जो है मरीज ही मरीज दिखाई दे रहा है। साफ कह सकते हैं जिस तरीके से मौसम में बदलाव होता है उस तरीके से एकदम से जो बीमारियां हैं वो भी हावी होना शुरू हो जाती हैं। जिस तरीके से डॉक्टर सुमित महाराज ने बताया है कि आप उन नियमों का पालन करें, उस तरीके से रहें जिसके जरिए जो है कोई भी बीमारी जो है ना हो और मरीजों की जो संख्या है वो कम हो सके। मैं शुभम पांडे, इंडिया वाइज से लखनऊ। तो फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हासिल होंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर हमला बोला है।
अनुराग ठाकुर का कहना है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई विपक्षी नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी सभी मूक दर्शक बने हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में महिला के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाने वाले मंत्री राजीव गौड़ा को बर्खास्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री के नाक के तले अगर बहन बेटियों के कपड़े उतारे जाते हैं और इससे झूठी घटना बताई जाए तो ये शर्मनाक है। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से ही सब चीजों को देखते हैं। अब एक और नारी अस्मिता बिहार में तार-तार है। नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बहार ही बहार है। उनको वहां पर बेगूसराय में जो घटा वो आप सबके सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द ना आना यह दिखाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ भी रहा है और अपराध करने वाले को संरक्षण भी मिलता है। तो प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें करती थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं, बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं। लड़की हूं, राजस्थान नहीं जा सकती हूं और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह के उनका इस्तीफा करवा सकती हूं। पिछले 4 वर्षों में 33,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में, 22% देश की महिला दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। ये अपने आप में राजस्थान को नंबर 1 महिला अपराध में बनाता है और कुल मिलाकर लगभग 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को रजिस्टर किया गया। उधर लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर समाजवादी छात्र सभा द्वारा पीएम मोदी का पुतला फूका गया। बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर छात्रों ने ये पुतला फूका। साथ ही छात्रों ने मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग भी की। इस दौरान छात्रों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो छात्रों ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी छात्रों ने ये पीएम मोदी का पुतला फूका गया। छात्रों ने मणिपुर पर सीएम के इस्तीफे की मांग भी की। इस दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के छात्रों ने पीएम मोदी का पुतला फूका। इस दौरान मणिपुर मामले को लेकर उन्हें सीएम का इस्तीफा भी मांगा। देश में आईटीआई पलवल की बढ़ती हुई ग्रेडिंग को देखते हुए सरकार में केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कोलकाता की ओर से 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा के सरकारी आईटीआई के प्रशिक्षकों के लिए आईटीआई पलवल हरियाणा को चुना गया है। ये कार्यक्रम 17 से 21 जुलाई तक आयोजित किया गया था और इसमें राज्य भर के सरकारी आईटीआई के 22 प्रशिक्षकों ने भाग लिया। आईटीआई के प्रधानाचार्य भगत सिंह जानकारी देते हुए बताया कि CSTARI कौशल विकास के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है और इसने भारतीय कार्यकाल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो समापन हुआ है, हमारा 5 दिवसीय ट्रेनिंग हुई है जो DGT के माध्यम से ITI पलवल में हुई है। इसमें मुख्यतः हमारे विभाग से विभिन्न ITI से यहाँ पर अनुदेशकों को बुलाया गया था। उस ट्रेनिंग के अंदर करीब 22 जो है हमारे इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आए हैं। उन्होंने 5 दिवसीय 17 से लेकर और 21 तक उन्होंने ट्रेनिंग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।